क्लास में, सो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू कर दें। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। आ जाओ फिर शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। मैं बढ़िया, आप बताइए। जी चलिए शुरू करते हैं। आगे का टॉपिक ईपीए। ईपीए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 काफी इंपॉर्टेंट एक्ट है। छोटा सा एक्ट है, ज्यादा डिटेल में नहीं है। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन है एक्ट है वो क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, मतलब स्टैटिक पोर्शन ही है। अब अपनी बातें बंद रखिए, ठीक है जी। अपनी बातचीत है उसको थोड़ा सा विराम दीजिए और टॉपिक पे आइएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, कब ये आया था और क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। कोई बता सकता है कि इस एक्ट की जरूरत कब महसूस हुई हमें? कौन बताएगा? कैन एनीवन टेल मी कि इस जरूरत कब महसूस हुई? यस, भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में जो हुई थी उसके बाद इसकी जरूरत महसूस हुई। बेसिकली जो मेन रीजन था इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने का वो यही था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी इंडिया में, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें काफी सारी चीजों का नुकसान हुआ था। और आपको पता है कि बहुत सारे मतलब उस एरिया में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, या और भी बहुत सारी चीजें थी जो आप लोगों को वहां पर देखने को मिली थी। तो इसी वजह से वो रीजन था कि इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। Environmental Protection Act 1986 is an act of the Parliament of India. इस एक्ट को क्या किया गया है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया गया है? बनाया गया है। इन द वेक ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी, the government of India enacted the Environmental Protection Act under the Article 253 of the Constitution. इसका आर्टिकल
भी आप लोगों ने याद। 253 पास्ड इन मार्च 1986, मार्च 1986 में इसको पास किया गया और ये एनफोर्स में कब आया? 19 नवंबर 1986 में। 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1986 में ये एनफोर्स में आया था। इट केम इनटू एनफोर्स। द एक्ट इज एन अम्ब्रेला for the legislative designed to provide a framework for central government coordinating of the activities of various central and state authorities established under previous acts such as water act and air act। मतलब इससे पहले जितने भी एक्ट्स बने थे एनवायरमेंट से रिलेटेड, वो सारे एक्ट्स क्या कर दिए गए, इसके अंडर लेके आए कि जितने भी एक्ट से पहले बनाए गए, चाहे वाटर से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज से रिलेटेड हो, वो इसके अंडर आएगा। इन दिस एक्ट the main emphasis is given to the environment। जो main emphasis है वो environment पे दिया गया है और उस environment के अंदर water, air और land और इन तीनों का combination भी है, WAL, कि पानी, हवा और जमीन, इन तीनों को अलग अलग तरीके से तो संभालना है ही, और साथ ही साथ इनके बीच में जो इंटरकनेक्शन है उस पे भी ध्यान देना है। तीनों के बीच में जो इंटरकनेक्शन है उस पे भी ध्यान देना उतना ही ज्यादा जरूरी है। राइट? अगर इसके थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में देखा जाए, ठीक है, मैंने इसमें मेन चीजों को हाईलाइट किया हुआ है आप लोगों के सुविधा के लिए। फ्रॉम टाइम टू टाइम वेरियस लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय द इंडियन लेजिस्लेचर। मतलब अलग अलग पानी से रिलेटेड, हवा से रिलेटेड अलग अलग तरीके के एक्ट हैं, वो टाइम टू टाइम पास किए गए हैं इंडियन लेजिस्लेचर के द्वारा। हाउएवर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट ऑन द इंडियन स्टैट्यूट्स बुक्स रिलेटिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। क्योंकि जैसे पहले बताया था कि ये आप लोगों का एक अम्ब्रेला एक्ट है, तो अम्ब्रेला एक्ट होने का मतलब इसने बाकी सारे एक्ट को अपने अंदर कवर कर लिया, तो ये एक बड़ा एक्ट है, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। ये क्या है? एक बड़ा एक्ट है और ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है जिसने तकरीबन पूरे इन्वायरमेंट को कवर किया। जैसे पहले क्या होता था, पहले कोई एक्ट बना तो जैसे वाटर रिलेटेड एक्ट है, तो अब उसके अंदर जो भी चीजें होंगी वो वाटर से रिलेटेड होंगी। किससे रिलेटेड होंगी? पानी से रिलेटेड होंगी। और अगर कोई वेस्ट का एक्ट बना है तो उसके अंदर सारी चीजें होंगी वो वेस्ट से रिलेटेड होंगी। तो पहले सेपरेट एक्ट्स बनाए जाते थे, बट अब यहां पर जो एक्ट बना है वो पूरे का पूरा इन्वायरमेंट को फोकस करके बनाया गया, सारे के सारे इन्वायरमेंट पे फोकस किया गया। It is the general legislation for the protection of environment. It was enacted under Article 253 of Constitution. आर्टिकल कौन सा है? 253. The world community is resolved to protect and enhance the environment quality found expression in the decision taken at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm, June 1972. इसके बारे में हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं कि एनवायरमेंट से रिलेटेड जो इंटरनेशनल कन्वेंशन थी उसकी शुरुआत कब हुई थी। उन सारी चीजों की शुरुआत 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में उन सारे चीजों को फोकस किया गया था। इंटरनेशनल लेवल पे स्टेप्स लिए गए थे कि हमें इन सारी चीजों की क्या है, हमें इन सारी चीजों की जरूरत है। आने वाले टाइम में ये सारी चीजें एक बड़ा रोल प्ले करने वाली। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। The government of India participated in the conference and strongly voiced the environmental concern। मतलब इंडिया भी इसका मेंबर था, मतलब इंडिया ने भी इस कॉन्फ्रेंस में क्या किया था? पार्ट लिया था। While several measures has been taken for the protection of environment both before and after the conference,
the need for general legislation further to implement the decision of conference has been increasingly evident. तो इससे पहले भी छोटे छोटे एक्शन लिए जाते रहे, इसके बाद भी छोटे छोटे एक्शन लिए जाते रहे, बट वो एक सुप्रीम बॉडी, वो जो एक सुप्रीम एक्ट है, उसकी जरूरत कहीं ना कहीं हमें महसूस हो रही थी। ठीक है, वो जो सुप्रीम एक्ट होना चाहिए, वो जो एक सुप्रीम बॉडी जिसको बोला जाता है, उसकी जरूरत हमें एक बड़े लेवल पे महसूस हो रही थी, जिसको सामने रखते हुए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 उसको क्या किया गया था, पास किया। ठीक है जी, यस। देखिए ये मैं एक बार लिख देता हूं, अंजलि ने लिखा है, एक नोट डाउन कर लेना, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। वाटर से रिलेटेड जो एक्ट आया था वो 74 में आया था। वेस्ट से रिलेटेड एक्ट आया था वो 2000 में आया था। एयर से रिलेटेड 81। ठीक है, इसको कंफर्म कर लेना, मुझे इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं है, मैं लिख रहा हूं। बायोलॉजिकल जो सब्सटेंस है उनसे रिलेटेड 1998 में, नॉइज से रिलेटेड 2011 में, सॉरी नॉइज से रिलेटेड आया 2000 में, 2000 प्लास्टिक से रिलेटेड 2011 में, और हजार से रिलेटेड 1989। ठीक है, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये सारे एक्ट हैं, क्योंकि मैथ्स का कॉलम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड। ये एक फोटो है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी था वो 2000 में आया, 2000 में। नेशनल ग्रामीण ट्रिब्यूनल 2010 में। नहीं नहीं, इसके अंदर क्या है वो नहीं होना चाहिए, वो तो जैसे यहाँ पर एक्शन लिखा ही हुआ है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया, वाटर कंजर्वेशन एक्ट 1974 आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना कई बार मैथ्स का कॉलम में क्वेश्चन बन जाता है। सो इट्स बेटर कि हम अगर इसको पढ़ लेंगे तो हमारा ही फायदा होगा। ठीक है, सो इट्स बेटर कि आप इसको बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा, काम की बात है। ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के? बहुत सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे भाई? इन्वायरमेंट को बचाना, और क्या होगा? इन्वायरमेंट को बचाना ही तो हमारे ऑब्जेक्टिव, और क्या? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट, टू इम्प्लीमेंट द डिसीजन जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972, उसके अंदर जो भी डिसीजंस लिए गए थे उनको इंप्लीमेंट करने के बारे में बोला गया था। टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज हु हार्म द एनवायरनमेंट, जो लोग इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं उनको उन पे एक्शन लेना। टू एनफोर्स लॉज ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन द एरियाज दैट आर नॉट इंक्लूडेड बाय द एग्जिस्टिंग लॉ, वो एरियाज जो एग्जिस्टिंग लॉज में कवर नहीं हो रहे हैं उनको कवर करना। To give all the powers to central government to take strict measures in favor of environmental protection, और पूरी की पूरी पावर, सारी की सारी पावर किसको दे देना? सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देना, कि वो इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए जो करना चाहे वो कर सकते, उनकी जो इच्छा है वो कर सकते। राइट, सेंट्रल गवर्नमेंट। Scheme of EPA. The Environment Protection Act contains 26 sections which are divided into 4 chapters.
अब देखो इसके अंदर जो 26 सेक्शंस है वो कौन से हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा एक्ट 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे पहला चार्ट कौन सा होता है, पहला पार्ट कौन सा है, प्रिलिमिनरी, देन है गवर्नमेंट की पावर्स, देन है प्रिवेंशन, और देन आर मिसलेनियस प्रोविजंस। ठीक है, तो टोटल 4 सेक्शंस हैं। पहला प्रीलिमिनरी से रिलेटेड हो जाएगा, दूसरा होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स दी गई हैं, व्हाट आर द जनरल पावर्स दैट हैज बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। देन आएगा प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मतलब इन्वायरमेंट को जो पोल्यूशन है उससे कैसे प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना वो जो पोल्यूशन है। और देन आता है कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस, देयर आर सम ऑफ द मिसलेनियस प्रोविजंस। ठीक है, ये स्टैटिक पोर्शन ही पूछा जाएगा। अब प्रीलिमिनरी में एक्ट के बारे में बताया होता है, ठीक, क्या एक्ट है, किसके द्वारा बनाया गया है, कब बनाया गया है, ये प्रीलिमिनरी में होता है। बेसिक चीजें उस एक्ट से रिलेटेड। द एक्ट 1986 इनेक्टेड अंडर आर्टिकल 253, ठीक है, ये तीसरी बार आया है। आर्टिकल याद रखना है 253, 253, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव इन्वायरमेंटल क्वालिटी, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को इंप्रूव करना, कंट्रोल एंड रिड्यूस फ्रॉम द पोल्यूशन ऑफ ऑल सोर्सेस। और इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा खराब कौन करता है, इन्वायरमेंट को सबसे ज्यादा खराब कौन करता है, इन्वायरमेंट को खराब करता है सबसे ज्यादा पोल्यूशन। तो इस वजह से पोल्यूशन को रोकना, किस तरीके से हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं, किस तरीके से हम पोल्यूशन को खत्म कर सकते हैं, या किस तरीके से हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बात की गई है। द एक्ट में बी कॉल्ड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और ये पूरे इंडिया में इंप्लीमेंटेड होगा। ठीक है, अब तो सारे एक्ट हैं वो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंटेड होते हैं। ठीक है, आपको पता है, अब आपको ये याद करने की जरूरत नहीं होती, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, आज से 2-3 साल पहले बहुत सारे एक्ट्स ऐसे होते थे जो हमें याद करना पड़ता था कि दिस एक्ट हैज बीन इंप्लीमेंटेड, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर के अलावा ये यहाँ पर क्या किया गया है, इंप्लीमेंट किया गया। तो अब वो चीजें यहां पर आपको देखने को नहीं मिलती। इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाइड। तो डेट्स वगैरह इसकी, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने लिखा था, आई थिंक शायद डेट इसकी थी कुछ 19 नवंबर 1986, 19 नवंबर 1986 को ये केम इनटू फोर्स। तो ये प्रीलिमिनरी में पहले वाले पॉइंट है, कुछ नया नहीं है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अब देखो ये डेफिनेशन याद नहीं करनी, मैं पहले बता रहा हूं, ये सिर्फ समझ लेनी है। और इसमें समझने के लिए भी वैसे कुछ नहीं है, हमें नॉर्मल पता है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट क्या होते हैं, एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बार पढ़ा देता हूं कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, इन्वायरमेंट का मतलब यहां पर 3 चीजों को रखा गया, वाटर, एयर एंड लैंड। वाटर, एयर एंड लैंड and the interrelationship which exists among and between water, air and land and human beings, other living creatures, plant, microorganism and property. सिंपल कि इन्वायरमेंट के लिए वाटर, एयर और लैंड, और इनका आपस में इंटरकनेक्शन किसके साथ, ह्यूमंस के साथ, अदर लिविंग क्रिएचर्स के साथ, प्लांट्स के साथ, छोटे छोटे प्लांट्स के साथ। इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट, वो चीजें जो आपके इन्वायरमेंट को खराब करती हैं, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैसेस भी हो सकता है। सब्सटेंस प्रेजेंट इन सच कंसंट्रेशन एज मे बी टेंड्स टू इंजीरियस टू इन्वायरमेंट, मतलब वो चीजें जो अपने इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। और फिर इन्वायरमेंट पोल्यूशन, वो जो खराब हुआ इन्वायरमेंट उसको पोल्यूशन बोल देते हैं। प्रेजेंस इन द इन्वायरमेंट ऑफ एनी इन्वायरमेंट, मतलब पोल्यूटेंट अगर प्रेजेंट है तो वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन बन जाएगा। इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट का मतलब क्या हुआ, इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट का मतलब तो ये सॉलिड वेस्ट वगैरह जो सॉलिड सब्सटेंस है, और अगर वो सब्सटेंस इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद है तो वही पोल्यूशन का रूप धारण कर लेते हैं, उसी को इन्वायरमेंट पोल्यूशन का नाम दिया जाता है। That's what we called environment pollution. उन्हीं को क्या नाम दिया जाता है, environment pollution का नाम है वो दे दिया जाता है। Then handling. Handling में क्या आता है, in relation to any substance means the manufacture, processing, treatment, package, storage, transportation, use, collection, destruction, conversion, offering to sale, like of such substance.
किसी भी सब्सटेंस को हैंडल कैसे करोगे, मैन्युफैक्चरिंग से, थ्रू प्रोसेसिंग के, थ्रू ट्रीटमेंट के, समझ रहे हो ना, वो पूरी प्रोसेसिंग चेन, वो जो पूरी प्रोसेसिंग चेन एक सिस्टम को फॉलो करना, वो किसी भी सब्सटेंस से रिलेटेड हो सकता है, उसको प्रॉपर हैंडलिंग करना बोलते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चलता है कि हैंडलिंग करने का मतलब यही होता है कि किस तरीके से आप उसको प्रॉपरली हैंडल कर रहे हो, कौन कौन सी चीजों का आप ध्यान रख रहे हो, दैट इज समथिंग रिलेटेड विद द हैंडलिंग मैनेजिंग। यस। हजार्ड सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है जो ह्यूमंस को, अदर क्रिएचर्स को हार्म कर रहे हैं। एनी सब्सटेंसेस और प्रिपरेशन विच बाय रीजन ऑफ इट्स केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं या कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हैंडल करते हुए वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमें इंसानों को या और बाकी लिविंग क्रिएचर्स को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑक्यूपायर, ऑक्यूपायर का मतलब क्या हुआ, in relation to any factory or premise means a person who has control over the affairs of the factory. In relation to any substance, the person is possession of substance. ऑक्यूपायर का मतलब क्या हुआ, किसी भी फैक्ट्री या किसी भी प्रीमाइस का कंट्रोल जिस पर्सन के पास है, दैट इज ऑक्यूपायर। सिंपल। इन रिलेशन टू एनी फैक्ट्री और प्रीमाइस, मतलब ये जो वर्ड यूज होगा वो फैक्ट्री या प्रीमाइस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होगा, जिसमें बोला गया कि उस फैक्ट्री और उस प्रीमाइस के अंदर जो भी बंदा कंट्रोल कर रहा है, मींस अ पर्सन हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री or the premise, and include in relation to any substance the person in possession of the substance, right? then आएगा prescribed, मतलब क्या हुआ, वो सारे रूल्स रेगुलेशंस जो इस एक्ट के द्वारा प्रेस्क्राइब कर दिए गए। हजार्ड सब्सटेंस बेटा कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं जो, जिनके अंदर कोई केमिकल या कोई फिजियोकेमिकल ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप, जैसे एसिड वगैरह होते हैं ना, ये हजार्ड सब्सटेंस होते हैं। जैसे आपके घरों में जो तेजाब होता है ना, जैसे तेजाब होता है, तेजाब को बहुत सारे लोग फर्श वगैरह धोने के लिए, सफाई के लिए यूज करते हैं, बट आपको ये भी पता है ना कि अगर वो थोड़ा सा भी आपके हाथ पे पड़ जाए या उसका एक छींट भी पड़ जाए तो वो जला देता है ना। तो दिस इज समथिंग दैट इज हजार्ड सब्सटेंस। हजार्ड सब्सटेंस जो हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है और कहीं ना कहीं देखने को भी मिलता है। इलीगल, देखिए इंडिया में कुछ भी इलीगल नहीं होता, समझ रहे हो ना। इस पे मूवी भी बनी थी, आई होप शायद आपने देखी होगी, छपाक। वो एसिड अटैक पे ही बनी हुई थी, छपाक। काफी अच्छी मूवी है, छोटी सी मूवी है, अच्छी मूवी है। तो ये आपके कुछ सब्सटेंस हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट, एनवायरमेंट पोल्यूशन, हैंडलिंग, हजार्ड सब्सटेंस, ऑक्यूपायर और प्रेस्क्राइब। कहने को तो प्रेस्क्राइब मतलब वो चीजें जो पहले ही लिखी हुई हैं, पहले से ही प्रिस्क्रिप्टिव दी हुई, जैसे डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है ना, उन सारी चीजों के बारे में बोला जाता है। पीपल और एनवायरमेंट की क्लास परसों को शो हो रही होगी, कल नहीं। ऑक्यूपायर मतलब वो पर्सन बेटा, वो पर्सन। अब आपको एक पॉइंट बताया गया था कि इस एक्ट के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी गई हैं। कुछ क्या मतलब, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है कि वो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से अपने एक्शन ले सकता है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। यस और नो? सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर दी गई हैं ये बताने के लिए कि भाई वो जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। टू मेक रूल्स टू रेगुलेट एनवायरमेंटल पोल्यूशन, to notify standard and maximum limit of pollutants of air, water and soil for various prohibition restricting। अब इसके अंदर हमें कौन कौन सी पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई हैं। देखो इसके सेक्शन तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि सेक्शन को बेस बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या पावर्स हैं।
क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है जी, क्या क्या पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सब सीधी सी बात है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। इसमें कोई फेडरल सिस्टम नहीं चल रहा कि यार कुछ स्टेट्स को दे दी पावर, कुछ सेंट्रल को दे दी। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। इट इज होली ऑल द पावर्स आर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड काम करता है। सेक्शन 3 may constitute authority or authority for the purpose of exercising or performing such of the powers and functions। तो सबसे पहले क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो कोई भी अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, कोई भी बॉडी, कोई भी कमेटी बना सकती है जो कि इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने में अपना रोल प्ले करेगी। किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है एज एन इंस्पेक्शन। सेक्शन 4 क्या बोलता है, किसी भी पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है कि वो जाके वहां पर इंस्पेक्शन कर सकता है। और थर्ड क्या है, टू एनी ऑफिसर और एनी अथॉरिटी टू कंप्लाई, रिटर्न में इशू कर सकते हैं ऑर्डर, है ना, कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए किसी भी पर्सन को। इट एम्पावर द गवर्नमेंट टू मेक रूल्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। सेक्शन 6 क्या बोलता है कि गवर्नमेंट के पास पावर है रूल्स बनाने की जिसके थ्रू वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा। देन person carrying on industry operation are not allowed to emission or discharge of environment pollutions in the excess of the standards। सेक्शन 7 क्या बोलता है, जैसे आप लोगों को पता है कि हर इंडस्ट्री के लिए कुछ टारगेट होते हैं, यार वो इतना ही पोल्यूशन फैला सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा कि इतना पोल्यूशन ही वो इंडस्ट्री से आ सकता है, एनवायरनमेंट में जा सकता है, वो स्टैंडर्ड है। अगर उस स्टैंडर्ड से बाहर जाते हैं तो उस पर भी एक्ट पावर देता है सेक्शन 7 के अंदर, सेक्शन 7 के अंदर। और सेक्शन 8 क्या बोलता है, पर्सन हैंडलिंग हजार्ड सब्सटेंस मस्ट कंप्लाई विद प्रोसीजरल सेफगार्ड। और लास्ट क्या है कि जो भी पर्सन हजार्ड सब्सटेंस के साथ डील करता है उसको उसके साथ डील करने के लिए जो प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं या जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा, राइट। दोबारा सुनो, सेक्शन 3 क्या बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी अथॉरिटी को अपॉइंट कर सकता है, पहली बात। दूसरा, सेक्शन 4 क्या बोलता है, किसी पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं इंस्पेक्शन के लिए। थर्ड, रिटर्न में किसी भी अथॉरिटी को बोल सकते हैं कि आप इसको अप्लाई कीजिए। सेक्शन 6 क्या है, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो रूल्स बना सकती है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। रूल 7 क्या है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो अपनी लिमिट से ज्यादा एमिशन नहीं कर सकते हैं। और रूल 8 क्या बोलता है या सेक्शन 8 क्या बोलता है कि भाई जो भी बंदा हजार्ड सब्सटेंस में डील कर रहा है तो वो उसके सारे प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स को फॉलो करेगा। उसके लिए वो सारे प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स को यूज करना, उसको हैंडल करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसकी क्या है बेटा, उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन सारी चीजों को मेंटेन करके रखना, उन सारी चीजों को अप्लाई करना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। देन आता है प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड इवेटमेंट ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन। अभी मैं एक चीज आपको और बताने भूल गया, ये सेक्शन 1 है, प्रीलिमिनरी आपका किस में आता है, सेक्शन 1 में आ जाएगा, और जो डेफिनेशन दी गई है वो सेक्शन 2 में आ जाएंगे। उसके बाद 3 से लेके 8 तक यहां पर कवर हो रहा है। 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर के बारे में बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन कौन सी पावर्स हैं वो दी गई। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, व्हाट आर द पावर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई। उसके बाद ये प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन, ये जो थर्ड सेक्शन था ये वाला, ठीक है जी। यहां पर तो ये क्या बोलता है, एमिशन मतलब अमिट करना, बाहर निकालना, डिस्चार्ज करना, जैसे होता है ना एमिशन मतलब एनवायरमेंट में क्या कोई गैस अमिट हो जाती है वो वाला, खत्म करने वाला। ये है वही एनवायरमेंट के अंदर
कि आप इन्वायरमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करोगे, प्रिवेंट करोगे, कंट्रोल करोगे, और जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है उसको कैसे खत्म करोगे। ठीक है, ये उसके बारे में बोला जा रहा है। The central government has power to take all such measures as it deems necessary for the purpose of protecting and improving the quality of environment and preventing, controlling and abatement environment. Such the measures may be. तो पहले बताया था 15, 16, 17, ठीक है, ये भी ऐड कर लीजिए। सेक्शन 15, 16 और 17। तो क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्शंस बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द एक्ट और एनी अंडर एक्ट। मतलब इस सारी चीजों के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या कर सकती है, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकती है, उनको बोल सकती है कि आओ आप भी हाथ मिलाओ। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर द प्रिवेंशन, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, ये प्लान कहां से आए हैं? ये कहां से आए हैं प्लान? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आए हैं। इसके अंडर ये बेटा सेक्शन ये वाला। लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट इन वेरियस एस्पेक्ट्स कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं क्वालिटी जिसको हम मेंटेन करके रखेंगे, और लेइंग डाउन स्टैंडर्ड फॉर द एमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरनमेंट पोल्यूशन। मतलब एक तो एनवायरनमेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स से रिलेटेड, और दूसरा जो एनवायरनमेंट के पोल्यूटेंट से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, कुछ स्टैंडर्ड्स को फिक्स करना कि ये इतना ही कर सकता है। जैसे यो यहां पर था पॉइंट, ये वाला सेक्शन 7। ठीक है जी, वही पॉइंट है, पहले वाला ही है, बस उसको थोड़ा अलग तरीके से यहां पर क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। सेम टू सेम वही पॉइंट है। Restrictions of the area which any industry operate process shall be carried out, laying down procedure and safeguards for handling hazard substance, examination of manufacturing process, carrying out and sponsoring investigation and research relating to problem, establish and recognition environment laboratories, such other matters as the central government may deem necessary for the purpose of securing, और अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 अंडर गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट एन अथॉरिटी, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अगर आप इस चीज को पूरा पढ़ते हो तो इसमें घूम फिर के पावर्स के बारे में ही बताया जा रहा है। यही बताया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और एनवायरनमेंट से पोल्यूशन को खत्म करने के लिए। एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और एनवायरनमेंट में से पोल्यूशन को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से एक्शंस ले सकती है, कौन कौन से एक्शंस हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा सकते हैं। इज इट क्लियर? सिंपल। हाँ, पेनल्टीज। अब ये यहां तक सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इसको याद करना है। उसके बाद पेनल्टी का मतलब क्या हुआ कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पेनल्टी लगाई जा सकती है उन लोगों पे जो गवर्नमेंट की रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, जो गवर्नमेंट की बातों को नहीं सुनते हैं। क्या उनको किसी तरीके से पनिशमेंट दी जा सकती है? क्या उन पे किसी तरीके का चार्ज लगाया जा सकता है, और कितना लगाया जा सकता है, ये उसके बारे में। सेक्शन 15 ऑफ द EPA प्रोवाइड्स 15 दैट एनी पर्सन who fails to comply or contravenes any of the provision of the act or the rules made or order of directions issued under the acts or rules, then for such failure or contravention he shall be punishable। मतलब वो बंदा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रूल्स दिए हुए हैं उन रूल्स को फॉलो नहीं करता, सेंट्रल गवर्नमेंट के ने जो फॉर्मेलिटीज बोली हैं कवर करने के लिए उनको फॉलो नहीं करता, तो वो उस बंदे को पेनलाइज किया जा सकता है, पेनल्टी लग सकती है। कौन सी? विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म विच मे एक्सटेंड अप टू 5 ईयर। उस बंदे को जेल हो सकती है मैक्सिमम कितनी देर के लिए? 5 साल के लिए, बट मुझे लगता नहीं कि किसी को हुई होगी। या फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है।
या फिर दोनों भी हो सकते हैं, राइट, दोनों भी हो सकते हैं। इन द केस the failure or contravention continues after the conviction of the first failure, अगर फर्स्ट एक बार बंदे ने गलती कर दी और उसके बाद भी वो रुक नहीं रहा, तो उसको फिर से जुर्माना लगाया जा सकता है, और ये जो जुर्माना होगा वो एक दिन का 5,000 रुपए होगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक बंदा फॉलो मतलब रूल्स को फॉलो नहीं करता। हर रोज 5,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाएगा जब तक वो उस बात को फॉलो नहीं करता। और if the failure or contravention continues beyond a period of 1 year after conviction, अगर ये 1 साल तक चलता ही रहता है, तो जो उसको सजा 5 साल की थी उसको बढ़ा के कितनी कर दी जाएगी, 7 साल। उसको जो सजा है वो 5 साल से बढ़ा दी जाएगी, कितनी देर के लिए कर दी जाएगी, 7 ईयर्स। उसको जो सजा दी जाएगी वो 7 साल के लिए दे दी जाएगी। ठीक है, एक सेकंड। ओके, समझ आ गया। देखो अब इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होती हैं या नहीं होती हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हमें तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, फिलहाल हमारे लिए 2 नंबर ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट का काम है रूल्स बनाना, उनको इंप्लीमेंट करना, हमारा काम है रूल्स को तोड़ना, है ना। हम लोग रूल्स को फॉलो करने के बजाय रूल को तोड़ने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। इतने बड़े बड़े लेटर्स में लिखा हुआ होता है नो पार्किंग, बंदा उसको पढ़ता भी रहता है और अपनी गाड़ी बाइक वहां पे पार्क भी करता रहता है, देखा होगा आप लोगों ने, है ना। अपनी गाड़ी वहां पे पार्क लगा के पढ़ता, अच्छा नो पार्किंग लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है ना। तो भाई ऑफेंस सेक्शन 16 जो है, incorporate the principle of vicarious liability for the person in charge, director, manager, for the offense is committed by the company। अब ये वो वाला है, अगर किसी कंपनी के द्वारा ये ऑफेंस है वो होता है। when any offense is committed by the company, then the company as well as the person directly in charge or responsible for the conduct of business shall be deemed to be liable for the punishment। समझ रहे हो ना, जैसे वही बताया था ना कि हर एक कंपनी पे या एक फर्म पे टारगेट फिक्स कर दिया कि इससे ज्यादा आप अमीशन नहीं कर सकते, और अगर ऐसा होता है कि वो रूल्स को ब्रेक किया जाता है, अमीशन ज्यादा होती है, तो उस केस में shall be deemed to be liable for the punishment। तो कंपनी, उसके साथ साथ वो वाला बंदा जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कंपनी तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, उसके साथ वो वाला बंदा जो उस एक्ट के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है उसको पनिशमेंट दी जाएगी। हाउएवर द पर्सन इन चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबल
फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इज नो हेल्ड लाइबल इफ ही प्रूव, बट अगर वो बंदा प्रूव कर देता है तो उसकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज। अगर वो बंदा ये साबित कर देता है कि ये जो ऑफेंस हुआ है ना, ये जो ऑफेंस हुआ है उसकी तो मुझे नॉलेज ही नहीं थी, मतलब मुकर जाएगा, बोलेगा मुझे तो बताया ही नहीं किसी ने, अगर मेरी नॉलेज में होता तो फिर मैं थोड़ी ना करने देता, मतलब नादान बन जाना। और देन that he exercise all due diligence care to prevent the commission of such offense, और उसने बहुत कोशिश की, केयर की, सब प्रिवेंट करने की, मगर उसके बाद भी ये हो गया। ठीक है, तो उस केस में वो बंदा पर्टिकुलर लेवल पे रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, उस केस में वो वाला बंदा पर्टिकुलर लेवल पे रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कि भाई ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अब जो होना था हो गया, जो होना था हो गया, मैं इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, वो ऑफेंस हो गया। प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द लीगल प्रोसीडिंग अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब किसी बंदे को सजा देने लगेगी, या ये मान के चलो कि किसी पर्सन को, एक सेकेंड, तो उसके लिए एक रूल को फॉलो किया जाएगा। रूल का मतलब एक प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा ना, एक सिस्टम फॉलो किया जाएगा। पेनल्टीज तो सेम है बिल्कुल। द फॉलोइंग प्रोसीजर्स नीड्स टू बी फॉलोड फॉर द लीगल प्रोसीडिंग। स्टक हो रहा है क्या? नहीं ना, चलिए। कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए? The notice must be delivered to occupier or his agent and it must indicate the intention and analysis of issue of a particular case. तो सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या जाएगा, एक ऑर्डर जाएगा ऑक्यूपायर को, जो बंदा उस कंपनी का ओनर है या जिसके पास कंट्रोल है, या उसके एजेंट को, जिसमें बताया जाएगा कि ये आपके एंड से गलती हुई है। क्या हुआ है कि ये वाली भाई आप लोगों ने गलती की है, जिसकी आपको क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो सबसे पहले एक नोटिस सर्व किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नोटिस सर्व किया जाएगा कि ये वाली गलती है। देन सैंपल ऑफ द एक्सटेंट ऑफ पोल्यूटेंट्स टू बी चेक्ड मस्ट बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्यूपायर और एजेंट। उसके बाद जो पोल्यूटेंट्स एक्सेस में है ना, उसको एंड एक्सटेंड टू द चेक मस्ट बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्यूपायर। उसके सामने वो सैंपल्स को क्या करना चाहिए, कलेक्ट करना चाहिए। समझ रहे हो ना, ताकि वो बंदा ये ना बोले कि भाई मेरे सामने तो हुआ नहीं, हो सकता आप घर से ही लेके आए हो, है? हो सकता आप अपने घर से ही लेके आए हो, कुछ भी ऐसा बोल सकता है। सो सैंपल्स उसके सामने कलेक्ट किए जाने चाहिए, या उसको सामने। द सैंपल शुड बी सेंड डायरेक्टली टू लेबोरेटरी विदाउट एनी डिले इन द प्रोसेस। और वो जो सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे, फिर उन सैंपल्स को क्या किया जाएगा, डायरेक्ट कहां पे भेजा जाएगा, लेबोरेटरी में भेज दिया जाएगा, कोई डिले नहीं होगी। The sample should be kept in the container with the label on it and it should have the signature of both the occupier party and person taking the sample। तो जो सैंपल होगा उस पे फिर प्रॉपर होगा कि ये कौन सी कंपनी का है, किसने लिया है, उस कंपनी का ओनर क्या है, मतलब पूरी डिटेल होगी। समझ रहे हो ना? जैसे आप लोगों ने लेबोरेटरी में ये अक्सर देखा होगा, जितना भी रिकॉर्ड होता है ना, उसपे सब चीजें मेंशन होती हैं, है ना? नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सैंपल किसका है। समझ रहे हो ना? अगर लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल्स रखे हुए हैं तो उस पे लिखा होता है ना कि इसका है भाई, इसका है। अब आपका ए पॉजिटिव हो, आपको बी पॉजिटिव चढ़ा दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना, अंदर जाके दोनों ए बी पॉजिटिव लड़ाई करना शुरू कर देंगे। यस और नो? तो दिस इज समथिंग कि भाई सब चीजों को मेंशन करना जरूरी है। डी पॉइंट बता रहा हूं, सब चीजों को मेंशन करना जरूरी है।
है ना, ये होता है ना, जब डॉक्टर जैसे किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो चेक किया जाता है ना कि भाई सेम ब्लड ग्रुप ही चढ़ाया जाएगा, नहीं तो ऐसे कोई भी किसी का भी ब्लड ग्रुप है वो चढ़ा दिया जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, उससे जो बेचारे के अंदर 4 प्राण बचे हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर तो यही हो सकता है ना, जो बेचारे के अंदर 4 दिन की जो जिंदगी है वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंदर मिक्सचर बन जाएगा जाके। अजीब सा मिक्सचर बन जाएगा अंदर जाके, है ना। तो इस तरह से the central government must recognize at least 1 or 2 laboratories under this act and report the analysis। और ये जो रिपोर्ट जहां पर ये लेबोरेटरीज बनी होनी चाहिए ना, मतलब जहां पर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी लेबोरेटरी में चले गए और वहां पे जाके टेस्ट करवा दिया ना, अप्रूव्ड, अप्रूवल मिली होनी चाहिए इन लेबोरेटरीज को। ये लेबोरेटरीज क्या होनी चाहिए, अप्रूव्ड लेबोरेटरीज होनी चाहिए कि ठीक है भाई इसके अंदर ये चीजें हैं, अगर ऐसा ऐसा हो रहा है तो इसका कुछ दिक्कत होगा। सर्टिफाइड, यस यू कैन कॉल इट, ये सर्टिफाइड होनी चाहिए। ये सारी लेबोरेटरीज क्या होनी चाहिए, दीज लेबोरेटरीज शुड बी सर्टिफाइड लेबोरेटरीज, सारी लेबोरेटरीज सर्टिफाइड होनी चाहिए। अगर सर्टिफाइड है तभी इनकी बात को माना जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट से अप्रूवल मिली होनी चाहिए। अगर ये लेबोरेटरीज सर्टिफाइड नहीं है तो फिर आप इस पे रिलाई नहीं कर सकते। अरे यार, याद आप एक बात समझ नहीं रहे हो, आपके सिलेबस में ना याद सिर्फ स्टैटिक पोर्शन ही किया जाता है और कुछ याद नहीं किया जाता, समझ रहे हो ना। आपके पूरे सिलेबस में ना याद करना सिर्फ वही चीज होती है जो रटने वाली होती है, बाकी सारी चीजें तो अंडरस्टैंडिंग में होती है, क्योंकि आपने कौन सा ये सारी चीजों को लिख के आना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट। आपको पेपर में सारी चीजों को लिखना थोड़ी है, आपने तो सिर्फ ढूंढना है, और उस ढूंढने के लिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही काम करती है। उसको ढूंढना है तो वो पूरे का पूरा आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे ही काम करेगा। आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। बिल्कुल, इतना ही तो काम है, इससे ज्यादा क्या है। मैं दोबारा सारा रिपीट कर देता हूं प्रोसेस। सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक नोटिस जाएगा उस ऑक्युपायर को, उस ओनर को या उस एजेंट को जहां पर ये सारी वायलेशन हो रही हैं। फिर आप जाओगे वहां पे उसके सामने से सैंपल कलेक्ट करोगे, फिर उन सैंपल्स को डायरेक्टली लेबोरेटरी में भेजा जाएगा जहां पर उनकी टेस्ट होगा, और जो लेबोरेटरी है उसमें उनको प्रॉपर एक सिस्टेमैटिक वे में रखा जाएगा। लेबल्स लिखा होगा उस पे क्या है इसके अंदर, कौन, मतलब सारी चीजें उस पर प्रॉपरली मेंशन की जाएंगी। और ये जो लेबोरेटरीज होनी चाहिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड लेबोरेटरीज होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी भी प्राइवेट लेबोरेटरी में जाके आप टेस्ट करवाने लग जाओ। तो दीज लेबोरेटरीज शुड बी प्रॉपरली सर्टिफाइड लेबोरेटरीज, सर्टिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, एक सेकंड। राइट, हु कैन मेक अ कंप्लेंट। अब कौन बंदा है जो कंप्लेंट कर सकता है, हु कैन मेक अ कंप्लेंट। अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय 2 पार्टीज, 2 पार्टीज के द्वारा क्या किया जा सकता है कंप्लेंट। सबसे पहले तो गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी एसोसिएटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, या any person who has given the notice of complaint within the term of 60 days of each offense or has the intention to make the complaint to government authority or the center। और कोई भी पर्सन, आते जाता पर्सन भी, बट जब वो ऑफेंस हुआ था उससे 60 दिन के अंदर अंदर, समझ रहे हो। जैसे आपके घर के पास कोई फैक्ट्री है,
और उसमें से बहुत ज्यादा पोल्यूशन आ रहा है, तो आप भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हो। कोई भी कॉमन मैन भी क्या कर सकता है, कंप्लेंट कर सकता है, बट कब, 60 दिन के अंदर अंदर ही कंप्लेंट हो सकती है, उससे बाद नहीं हो पाएगी। सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के अंदर ही कंप्लेंट हो सकती है, उसके बाद नहीं पॉसिबल। यू कांट कंप्लेंट आफ्टर 60 डेज, 60 डेज के बाद नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? ओके, तो इसके बाद हमारे 2 से 3 टॉपिक हैं जो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। एक है पोल्यूशन, जो परसों की क्लास में खत्म हो जाएगा, देन आएगा रिन्यूएबल एनर्जी, और देन आएगा नेचुरल डिजास्टर। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इतना भी कर लिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट। क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा हूं, इस यूनिट को जितना मर्जी पढ़ लीजिए, पेपर में बहुत सारी चीजें आपको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ही मिलने वाली। नहीं, इसकी 1-2 क्लासेस और लेंगे हम। इसकी एक नेक्स्ट क्लास में पोल्यूशन हो जाएगा, फिर मैं 2 क्लासेस ऐड करवा दूंगा, एक में रिन्यूएबल एनर्जी और एक में नेचुरल डिजास्टर कर लेंगे। अब तो कल से तो आपका फिर से एवरेज शुरू हो जाएगा ना बेटा। कुछ यूनिट्स पेंडिंग है, उनके पार्ट 2, मतलब हायर एजुकेशन का पार्ट 2 आएगा आपका नेक्स्ट वीक से, साथ में बिजनेस फाइनेंस का पार्ट 2 आएगा और अकाउंटिंग का पार्ट 2 आएगा। उससे आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। हाँ, इसी कोर्स में ऐड हो जाएंगे, बिल्कुल, वो अलग से नहीं आएगा, वो इसी कोर्स में ऐड हो जाएगा। मतलब फिर से नहीं, जो पोर्शन पेंडिंग है पार्ट 2 का मतलब क्या होता है, पार्ट 2 का मतलब क्या होता है, सारी चीजें दोबारा पढ़ेंगे। पार्ट 2 का मतलब जो चीजें पिछले वाले कोर्स में नहीं हुई हैं, उस वाले कोर्स को अगले वाले पोर्शन में कवर करेंगे। रिमेनिंग पोर्शन, पेंडिंग पोर्शन, पेंडिंग पोर्शन, पेंडिंग पोर्शन को कवर किया जाएगा। नहीं, नवंबर से पहले की क्लासेस मत देखिएगा कोई भी बच्चा, मैं फिर से बता रहा हूं। अगर आप देखो, अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह कवर करना चाहते हो ना, तो नवंबर 2021 के बाद की सारी क्लासेस देखिए। अक्टूबर, मैं तो बोलूंगा अक्टूबर, 27 अक्टूबर को एक बैच शुरू हुआ था, उसके बाद का सब अपडेटेड ही है, समझ रहे हो। अगर आप रिकॉर्डिंग वगैरह से करना चाहते हो बेटा, तो 27 अक्टूबर के बाद कोई सी भी क्लास देख सकते हो। एलआर पढ़ना चाहते हो एलआर पढ़ लो, टीचिंग पढ़ना चाहते हो तो टीचिंग पढ़ सकते हो। 27 अक्टूबर 2021 डीआई अभी शुरू हो जाएगा 7-8 दिन के अंदर। पहले एवरेज परसेंटेज रेशो खत्म होगी, कल एवरेज की क्लास होगी। कल से देखो, जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आता, वो कल से 11 बजे वाला कोर्स फॉलो करना शुरू कर दो। जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल नहीं आता, वो कल से रेगुलर क्लास करो। 7-8 दिन तक एवरेज परसेंटेज और रेशो में क्लास में कवर करवाऊंगा, उससे आपका मैथ है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद हम डीआई शुरू करेंगे, फिर उसी तरीके से टीचिंग शुरू। हाँ, अरे बेटा, उसके बाद फिर अपने आप ही आएगा ना टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, फिर वही बार बार चीजें चलती रहेंगी, समझ रहे हो ना। हाँ, साइकिल में चलती रहेंगी। और मोस्ट प्रोबेबली परसों से, मोस्ट प्रोबेबली 12 तारीख से, प्लीज सुन लीजिए, 12 मार्च से आपके जो पीवाईक्यू है उसकी सीरीज अब शुरू होगी और वो खत्म नहीं होगी, समझ रहे हो ना। पेपर तक चलने वाली है। जो आपके 2021 के क्वेश्चन है उसकी सीरीज, अब उसका टाइम डिसाइड करेंगे। या तो देखो, 2 टाइम है हमारे पास, या तो सुबह 9:30 से 10:30 बजे तक हो सकती है क्लास, या फिर शाम को 4:30 से 5:30 बजे तक। ये 2 टाइम स्लॉट है। तो हम इससे रिलेटेड कल एक पोल कर लेंगे और उसमें देख लेंगे कि जो बच्चे सुबह की क्लास में ज्यादा इंटरेस्टेड है या फिर 4:30 से 5:30 में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो क्लासेस हैं वो आपकी कंटिन्यू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। 2 बजे हमारी पेपर 2 की क्लास है, उसमें मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।
बाय, टेक केयर। और मुझे लगता है वोटिंग का रिजल्ट आ ही गया होगा, देखते हैं क्या होता है, किसकी सरकार बनी है कहां पर। मैं तो पंजाब में ही देखना है, शायद आप आ जाएगी, लेट्स सी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।